हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाल अवस्था और समाजीकरण। अब बाल अवस्था और समाजीकरण के अंतर्गत आपका एक मुद्दा, एक इशू है जो आपका किससे रिलेटेड है? बाल अपराध से रिलेटेड है। बाल अपराध में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं कि बाल अपराध किसे कहा जाता है, बाल अपराध होने का क्या क्या रीजन हो सकते हैं, बाल अपराध का किस प्रकार से जो बच्चे हैं, शिक्षक का, एक समाज का, है ना, एक परिवार की क्या भूमिका होती है कि उसको सुधारा जा सके, है ना। इन सभी बारे में जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इसका जो वीडियो अपलोड हो चुका है और उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से भी उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 3, दैट मीन्स ये हुआ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है आपका बाल अपराध का ही टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किए हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि बाल अपराध क्या है, किस प्रकार से बच्चे जो है अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन हैं, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हो चुका है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें ये समझने वाले हैं कि बाल अपराध के अंतर्गत कि जब बच्चा बाल अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है उस सिचुएशन में उसका जो उपचार के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन चीज़ें जो है जिसको अपनाना चाहिए जिससे कि बच्चा का सही तरह से उसका सही वे में बच्चे फिर से, है ना, अपना जो इस प्रकार की जो गतिविधि है उसको छोड़ के सही रास्ते पे आ जाए। इन सभी के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अभी जो वर्तमान समय में क्या है कि कोई बच्चा ऐसा है, मान ली कि किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसका क्या होता है कि उसको दंड दिया जाता है। लेकिन दंड देना ही उसका क्या है, उपचार नहीं माना जाता है, ठीक है, एक तरीका नहीं माना जाता है। क्योंकि जब हम किसी बच्चे को अगर मान ली कोई अपराध कर बैठा है तो उसमें अगर आप उसको दंड देते हैं, है ना, कोई भी तरह का पनिशमेंट देते हैं, तो पनिशमेंट देना उसका एक उचित तरीका नहीं कर सकते हैं कि इसका किसी प्रकार से आप उसका उपचार कर रहे हैं या फिर उसका एक भलाई के रूप में, है ना, किसी प्रकार से उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीका नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर आप उसको दंडित करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो दंड व्यवहारिक नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ न कुछ होता है, एक पक्ष आ जाते हैं जो कहीं न कहीं बच्चे को एक नेगेटिव भावना पैदा होने लगती है। इस कारण से देखिएगा एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि टीचर को अलाउ नहीं है कि वो स्टिक यूज करे क्लास में, ठीक है, ये अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत सारे नेगेटिव जो है इफेक्ट देखने को मिलने लगता है। वही बात कहा गया है कि जब बच्चा बचपन में ही कोई अपराध कर बैठता है तो उसमें जो दंड देने का जो तरीका है ना, वो एक उपचार के रूप में नहीं माना जा सकता है। क्योंकि दंड व्यवहारिक नहीं होता है। क्योंकि बात यह है कि दंड जो है व्यवहारिक नहीं होता है पहला, लेकिन परंतु कुछ ऐसे अब भी दंड है जिन दंड के पक्ष में है जो ये चीज़ देखने को मिलता है कि ठीक है बच्चे को दंड दिया जाए तो कुछ पॉजिटिव निकल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। परंतु मनोवैज्ञानिक धरातल पर परखा जाए तो स्पष्ट होगा कि दंड अपने आप में लक्ष्य नहीं हो सकता है, वह अपनाए गए प्रमुख उपचार का पूरक आवश्यक हो सकता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि मान लो कोई बच्चा को आप अगर दंड देते हैं, है ना, तो मनोवैज्ञानिक आधार पे कहा जाता है कि अगर मान लो किसी बच्चे को आप दंड दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उपचार कर रहे हैं या फिर उसके अपने लक्ष्य तक वो पहुँच रहा है ना। हो सकता है कि उपचार जब करने के लिए आप तैयार हैं तो उसमें कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है एक पूरक के रूप में वो काम कर सकता है। वही बोला गया है कि बाल अपराधियों के उपचार के लिए विभिन्न तरीके हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको आप दंड देंगे, है ना, तो इससे क्या होगा, उसका उपचार होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उसके विभिन्न तरीके हो सकते हैं। वो तरीके कौन कौन से हैं ये हम लोग समझते हैं। वो विभिन्न तरीके इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तरीके होते हैं और कुछ सामान्य तरीके भी होते हैं, है ना, कुछ समान तरीके भी देखने को मिलेगा। तो महत्वपूर्ण तरीके के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है आपको कि मनोचिकित्सा, ठीक है, साइकोथेरेपी या बोल सकते हैं बिहेवियर थेरेपी या बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल थेरेपी, इस तरह के जो थेरेपी होते हैं, यानी इससे क्या होते हैं कि बच्चे का जो बिहेवियर, जो आप बोल सकते हैं बच्चा जो बाल अपराध कर बैठता है, तो इस तरह का हम वाले थेरेपी देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा कभी हो सकता है कि उस सारी चीज़ों को छोड़ के वो सही रास्ते पे आ सकता है ना। अर्थात चिकित्सा बोल सकते हैं, क्रिया चिकित्सा बोल सकते हैं, ये सभी क्या है आपका इंपॉर्टेंस में है। ये जो सारे पार्ट हैं आपका क्या है, इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसके आधार पे क्या हो सकता है कि बच्चे जो अपराधी प्रवृत्ति के बन चुके हैं उसमें सुधारा जा सकता है। कुछ अन्य तरीके भी होते हैं। अन्य तरीके के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है हम लोग को कि सामाजिक प्रकरण कार्य,
ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मान लीजिए कि अपराध प्रवृत्ति के बनने लगते हैं या फिर अपराध प्रवृत्ति के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, तो हो सकता है कि उसको अगर कुछ सामाजिक प्रकरण के अंतर्गत कुछ कार्य दिया जाता है तो उससे क्या होता है, उसमें सुधार लाया जा सकता है, या व्यक्तिगत परामर्श के अंतर्गत देख सकते हैं, या फिर आप व्यावसायिक परामर्श के अंतर्गत वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि मनोचिकित्सा किस प्रकार से, है ना, जो बच्चा बाल अपराधी प्रवृत्ति के बन गए हैं तो उसमें किस प्रकार से उसमें कमी लाया जा सकता है, चाहे वह व्यवहार के आधार पे हो, मनोचिकित्सा की बात किया जाए, परिवेश की बात किया जाए, क्रिया की बात किया जाए, अर्थात की बात किया जाए, ठीक है। और भी जो आपका इम्पोर्टेंस ये सारे मेथड्स हैं और भी जो तरीके हैं उस तरीके के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सामाजिक प्रकरण कार्य या फिर व्यक्तिगत परामर्श की बात किया जाए, फिर व्यावसायिक परामर्श की बात की जाए। इन सभी मेन जो आपका सब टॉपिक है, इन सभी सब टॉपिक के बारे में एक एक करके समझेंगे सभी पॉइंट को, है ना, कि किस प्रकार से हम जो बच्चे जो बाल अपराधी प्रवृत्ति के बन चुके हैं उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है और उसका क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसके उपचार करने के। तो महत्वपूर्ण तरीके के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि पहला पॉइंट आता है आपका मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में क्या होता है कि बालक के मन में जब महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए माता पिता हो गए या फिर परिवार के अन्य सदस्य हो गए या अध्यापक में आवेग होता है ना, तो उससे क्या होता है कि वो संतोषजनक संबंध नहीं बना पाता है, ठीक है। जब वो नहीं बना पाता है तो उससे क्या होते हैं, उसके जो भावनात्मक होते हैं या व्यक्तित्व की समस्या जो उत्पन्न हो जाती है। तो मनोचिकित्सा मनोवैज्ञानिक तरीके से उपचार करने की एक परिविधि है। तो क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, मन में विभिन्न तरह के जो है विचार जो है बनाए रखते हैं, चाहे अपने माता पिता का हो या परिवार के कुछ सदस्य हो गए या फिर अध्यापक हो गए, इन सभी के बारे में। जब उसका जो रिलेशन अच्छा नहीं बन पाता है, संतोषजनक नहीं बनता है, उस सिचुएशन में क्या होते हैं, उसकी जो भावनाएं होती है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसमें विभिन्न तरह की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की जो समस्या उत्पन्न होती है, इसमें जो आपका मनोचिकित्सा जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से, है ना, इन सभी का उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट का इसी में आता है क्या कि इसमें बालक और चिकित्सक के मध्य एक ऐसा संबंध स्थापित होता है कि बाल अपराधी निश्चितता से अपनी अभिव्यक्तियों और भावनाओं को प्रकट करता है। अब बात ऐसी हो रही है कि जब ठीक है मनोचिकित्सा की बात की जा रही है ना, साइकोथेरेपी की बात की जा रही है, तो इसमें जो होता है जो वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं और वहाँ के जो बालक जो होते हैं, है ना, तो दोनों के बीच का जो रिलेशन इस प्रकार से स्थापित करना होता है कि जिससे कि वो सारी अपनी जो बातें हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, है ना, उस डॉक्टर के सामने प्रकट करे। इससे क्या होगा कि डॉक्टर को सभी चीज़ें के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तो उसके अनुसार क्या होंगे, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उन अभिव्यक्तियों और भावनाओं को परिवर्तित कर बालक को प्रेम और स्वीकृति के वातावरण में कार्य करके के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यह जो डॉक्टर होता है संघर्षों को सुलझाने का काम करती है और बालक के व्यवहार में अनुकूलन के लिए सकारात्मक विकल्प प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि एक मनोचिकित्सक जो है बालक के उपचार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अर्थात चिकित्सा। रियलिटी थेरेपी के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं, जैसे पहला पॉइंट किया आपका कि जो बालक अपनी मूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अक्षम होते हैं, मतलब कि डिसेबल होते हैं, वे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा व्यवहार करते हैं जिसमें उसको उसका जिम्मेदारी वाली कुछ फीलिंग या उसका कोई बिहेवियर देखने को मिलता नहीं है। ऐसे व्यवहार को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है, जैसे कि चोरी करना हो गया, कहीं मारपीट करना हो गया, इस तरह का जो व्यवहार होता है ना, उसमें क्या होता है, सामाजिक स्वीकृति आपको देखने को नहीं मिले। स्वाभाविक सी बात है कि आप किसी से चोरी कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, है ना, किसी को डरा रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं कहीं ना कहीं आपको समाज आपको पसंद नहीं करेगा, तो एक कह सकते हैं कि सामाजिक स्वीकृति के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो जो अर्थात चिकित्सा होता है, ठीक है, जो रियलिटी थेरेपी होती है, इसमें जो भूख को नगण्य मानते हुए, मतलब कि जो मेन पॉइंट है उसको नगण्य मानते हुए बालक को यह एहसास कराया जाता है कि दुर्भाग्यशाली नहीं है, ठीक है, वह अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि बालक का जिस प्रकार की डिसेबिलिटी होती है ना, उस एबिलिटी को कम करने के लिए जो
रिलेटिव थेरेपी होते हैं, इन्होंने क्या होते हैं कि जो उसका जो मेन पॉइंट है ना, उसको इस चीज़ का एहसास दिलाता है। मतलब कि उसका जो मेन किस रीजन से है इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि ये दुर्भाग्यशाली नहीं होता है ना। मतलब कहने मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि तुम किसी कारणवश इस सारी चीज़ों को कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है ना। आप खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको सिर्फ समझना है कि आप किस प्रकार से इस कार्य को कर सकते हैं या फिर इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। मतलब क्या, पॉजिटिव वे में नहीं, अपराध करने की बात नहीं की जा रही, बात की जा रही है ना, किस प्रकार से अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, जीवन में कुछ बन सकते हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है आपका, कि बालक में ऐसी फुर्ती का संचार किया जाता है कि वह नियमों का पालन करे, है ना। यथार्थ चिकित्सा कोई भी विवेकशील व्यक्ति दे सकता है। अब बात है पूरी कि मान लीजिए ठीक है कि रियलिटी थेरेपी की बात कर सकते हैं, तो कौन देता है, तो जो भी व्यक्ति है, जो विवेकशील व्यक्ति है, वो क्या हुआ, इस तरह की थेरेपी दे सकता है। चाहे वो अध्यापक हो गया, माता पिता हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, है ना, परामर्शदाता हो गया या फिर मित्र हो गया, कोई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियलिटी थेरेपी के अंतर्गत। ये क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक उत्साह भर जाता है और बच्चे जो है किसी नेगेटिव काम को छोड़ के एक पॉजिटिव काम की ओर बढ़ने लगते हैं। तो एक उपचार की तरह ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या आता है कि व्यवहार चिकित्सा। अब व्यवहार चिकित्सा के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो अपराधी बालक होते हैं, व्यवहार में परिवर्तन करना इस चिकित्सा का लक्ष्य है। तो जो भी चीज़ वो सीखा, है ना, जो भी चीज़ वो सीखा उसके व्यवहार में परिवर्तन करने का जो है इस चिकित्सा का एक लक्ष्य होता है। कि ठीक है, अपराध जो भी चीज़ को सीखा है, तो उस अपराधी जो बालक है वो जो भी चीज़ को सीख रहे हैं, है ना, तो उस बालक में किस प्रकार से हम विभिन्न तरह का परिवर्तन ला सकें, है ना। इसमें हमेशा क्या होता है, इस चिकित्सा के अंतर्गत, इस थेरेपी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना। व्यवहार, बालक के व्यवहार में परिवर्तन अभिप्रेरणा के माध्यम से लाया जा सकता है। अभिप्रेरणा मतलब क्या, मोटिवेशन। तो बालक के जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। कि परिवर्तन कैसा होगा, उसके मोटिवेशन करके, है ना, मोटिवेशन के माध्यम से क्या होगा, बच्चे में उसके व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा जो परिवर्तन लाया जा सकता है। और जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, उसके लाइफ के लिए अच्छा होगा। मतलब एक ऐसा बच्चा जो अपराधी प्रवृत्ति का है, तो अपराध को छोड़ के अपने अच्छे जीवन को जी सके, इस प्रकार के मोटिवेशन देने से, है ना, बच्चे जो है धीरे धीरे क्या होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बालक जितना अभिप्रेरित होगा, मतलब जितना ज़्यादा मोटिवेट होगा, उनके व्यवहार परिवर्तन की संभावना उतनी अधिक होगी। अब बात स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी अच्छे व्यक्ति से अगर मोटिवेट हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि उसके व्यवहार में भी क्या होगा, परिवर्तन देखने को होगा। तो पुरस्कार या दंड दोनों ही बालक को अभिप्रेरित करते हैं। अब बात हो जाती है कि ठीक है, आप बच्चे को मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है मोटिवेशन कर सकता है। चाहे वो क्या हो सकता है, आपका पुरस्कार हो सकता है या फिर किसी प्रकार का कोई दंड हो सकता है, ठीक है। अब अगर पुरस्कार दीजिएगा तो उसमें क्या होता है, सकारात्मक प्रेरक के रूप में काम करेगा, और जो दंड दीजिएगा वो निषेधात्मक प्रेरक के रूप में काम करेगा, ठीक है। दोनों का प्रयोग बड़ी मतलब बहुत सरलता से बोल सकते हैं कि वो सोच समझ के करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं पुरस्कार देने का, तो पुरस्कार किस प्रकार से देना है, क्या उसका सिस्टम होना चाहिए, या किसी को दंड देना है तो दंड किस प्रकार से देना है, और किस प्रकार से उसको प्रेरित करना है, इन सभी के बारे में एक एक चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क होकर हर चीज़ों को सीखना करवाना चाहिए या फिर करना चाहिए। जिससे कि क्या हो कि बच्चे ऐसा नहीं हो कि अगर आप उसको अच्छे रास्ते में लाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, और ज़्यादा वो नेगेटिव रास्ते में चला जा रहा है, ऐसा ना हो जाए। व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि पुरस्कार बालकों को सुखद अनुभव देता है, ठीक है। आप मान लें कि कोई बच्चा है ऐसा जो बहुत अच्छा काम करता है, उसके लिए आपको गिफ्ट देते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो पुरस्कृत व्यवहार जो होते हैं उसको बार बार करने से का प्रयत्न किया जाता है, इससे प्रयत्न करता है, इससे क्या होता है, जो पुरस्कृत व्यवहार होते हैं उसको क्या होता है, बालक को बार बार इस प्रकार की चीज़ें करने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन बात करते हैं क्या यहाँ पे कि दंड जो दिया जाता है, दंड का जो व्यवहार होता है वो उत्तेजना पैदा करता है, ठीक है। हमारे किसी प्रकार के व्यक्ति को आप दंड कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, है ना, उसको पनिश कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना, बहुत ज़्यादा स्टिमुलस पैदा हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि बालकों को बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा
सहन करना होता है। तब बालक अपने व्यवहार को स्वीकृत मार्ग के अनुसार बदलने और उन पर चलने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, मान लिया ठीक है, अब दो तरह का दंड होता है। एक होता है कि आपका पुरस्कार के आधार पे आप दे सकते हैं, और एक होता है दंड, सॉरी एक पुरस्कार होता है, एक दंड होता है। दो तरह से क्या कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। अब मोटिवेशन करने की बात होती है, अगर दंड की बात की जाती है तो दंड में हो सकता है कि आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से क्या होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, और उस पीड़ा के तहत क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं कि जो दिया जाता है, जो आपका सही मैंने सही रास्ते में बच्चे को लाने के लिए, है ना, एक बोल सकते हैं कि एक मोटिवेशन की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अनैतिक कार्यों के लिए दंड दिया जाना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे जो है अनैतिक कार्य करते हैं, तो उस कारण से क्या होते हैं, उस बच्चों को दंड देना ही चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चे सही रास्ता हमेशा बने रहें। यह सभी स्वीकार करते हैं, इसलिए दंड का एक साधन होता है। ठीक है, तो यह सभी क्या होता है कि स्वीकार किया जा सकता है। इस कारण से कह सकते हैं कि जो दंड की बात की जा रही है, वो जो दंड है एक व्यवहारिक परिमार्जन का एक साधन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में कि जो पुरस्कार होता है वो क्या होता है, मूर्त होता है और अमूर्त दोनों प्रकार के होते हैं। अब बात की जा रही है मूर्त और अमूर्त, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा, है ना, कि पुरस्कार क्या है, दोनों तरह का आपका बहुत देखने को मिलता है। पहला क्या है, मूर्त, और दूसरा क्या है, अमूर्त। अगर हम मेडल देते हैं, कोई कप देते हैं, शील्ड देते हैं, ठीक है, उपयोगी वस्तुएं देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, आर्थिक सहायता देना होता है, या फिर सुविधाएं देते हैं, या सम्मान की बात की जाती है, तो ये सभी जो पुरस्कार दिया जाता है वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके मूर्त पुरस्कार। ठीक है, ये सारे क्या है, आपका मूर्त पुरस्कार होते हैं। लेकिन जबकि अगर किसी का प्रशंसा कर रहे हैं या सम्मान की दृष्टि से किसी को देखना होता है इत्यादि, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है क्या होते हैं, अमूर्त पुरस्कार देखने के अंतर्गत देखने को मिलता है। दंड भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें यह देखने को मिलता है कि शारीरिक दंड हो गया, मानसिक दंड हो गया, सामाजिक दंड हो गया, आर्थिक दंड हो गया, और मनोवैज्ञानिक दंड हो गया। इस प्रकार के जो दंड हैं वो बच्चे के अंतर्गत बच्चे को दंड दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे हो सकते हैं कि गलत रास्ते को छोड़ के अच्छे रास्ते में आ जाएं। तो वहीं बात करते हैं क्या, क्रिया चिकित्सा के अंतर्गत। तो कई बालकों में परंपरागत, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक स्थिति में प्रभावी रूप से मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती। क्रिया चिकित्सा में बालकों के छोटे छोटे समूह को विशेष समय और स्थान पर खेलने या किसी रचनात्मक प्रयास का अवसर दिया जाता है। ठीक है, अब बात की जा रही है क्रियात्मक चिकित्सा पे। क्रियात्मक चिकित्सा के अंदर यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो परंपरागत रूप से या फिर व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक स्थिति में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, और मौखिक रूप से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वो बोल सकते हैं कि तैयार नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। तो उस कारण से क्या होते हैं, जो क्रिया चिकित्सा की बात की जा रही है उसमें क्या होते हैं, बच्चे को विभिन्न तरह की चीज़ें करवाई जाती है किसी खास समय पर, किसी खास जगह पे, स्थान पे, जहाँ क्या होते हैं बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, किस तरह का रचनात्मक कार्य करते हैं, उसको अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है क्या कि वे मुक्त वातावरण में क्रिया करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार समय व्यतीत करके आनंदित होते हैं। इस प्रकार एक साधारण स्नायु रोगी बालक, है ना, न्यूरोथेरेपिक चाइल्ड जो होते हैं, निर्मुक्त होकर सृजनात्मक कार्य या फिर खेल या फिर शरारत भरे कोई चीज़ें जो है ना, वो उसका अपना विरोध या आवेग प्रकट करता है, क्योंकि उनके व्यवहार में प्रतिशोध, दंड, अस्वीकृति उत्पन्न होती है। इसलिए क्या होते हैं कि बच्चे को एक अच्छा माहौल, एक अच्छा सिचुएशन क्रिएट करके दिया जाता है, जिससे कि वहाँ बच्चे रहे, खेले और उस चीज़ को अनुभव करें और वहाँ पे अपने आप को ज़्यादा फ्री फील करें। नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है, परिवेश चिकित्सा। अब परिवेश चिकित्सा के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। परिवेश चिकित्सा ऐसे वातावरण को बनाने का प्रयास करती है जो अर्थपूर्ण परिवर्तन और संतोषजनक समायोजन में मदद करें। ठीक है, अब परिवेश चिकित्सा के अंदर कैसी बात की जाती है कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जिससे कि वो जो इन्वायरमेंट है अर्थपूर्ण हो, परिवर्तन हो सके और एक संतोषजनक समायोजन किया जा सके बालकों में। ठीक है,
इसका प्रयोग उन बाल अपराधियों के लिए किया जाता है जिसका विचलित व्यवहार प्रतिकूल जीवन की परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है। अर्थात ये हुआ ऐसे बच्चे, है ना, जो हमेशा उसका जो व्यवहार है एक प्रतिकूल व्यवहार होगा जीवन के प्रति या फिर दूसरे लोगों के प्रति। तो विभिन्न परिस्थिति में क्या होते हैं कि उसका जो व्यवहार होता है काफ़ी ज़्यादा विरोध की प्रतिक्रिया शो बतलाता है या फिर शो करता है। उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि एक ऐसा बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए, एक ऐसा वातावरण दिया जाए जिससे कि वह जो वातावरण है वो अर्थपूर्वक हो, अर्थपूर्ण परिवर्तन हो और संतोषजनक समायोजन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अन्य तरीके। अन्य तरीके मतलब क्या, अदर मेथड्स भी है ना, जिसमें क्या आपका पहला पॉइंट क्या आता है आपको देखने को, सामाजिक प्रकरण कार्य, सोशल केस वर्क। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है ये समझिए। पहला पॉइंट क्या है इसमें कि सामाजिक प्रकरण कार्य कुसमायोजित बालकों को उसकी समस्याओं का सामना करने में सहायक होता है। ठीक है, अब बात की जाती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा सिचुएशन, बहुत ऐसे ख़राब सिचुएशन में क्या होते हैं या फिर किसी नए जगह पे क्या होते हैं कि बच्चे वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं, जो सामाजिक प्रकरण कार्य जो होते हैं, है ना, उसमें क्या होते हैं इस प्रकार की समस्या का, है ना, समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं और समस्या को समाधान करने के लिए, है ना, एक सहायक रूप से कार्य कर सकते हैं। इसमें जो है बालक के इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि, परिवेश और उसके परिवार, मित्र, विद्यालय के साथियों के साथ संबंधों की छानबीन करके उसकी व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि एक उपचार योजना बनाकर क्रियान्वित किया जा सके। अपराधियों से सहयोग न मिल पाने के कारण यह तरीका प्रायः सफल नहीं हो पाता। ठीक है, बात ऐसी की जा रही है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, है ना, जो नए नए जगह पर जाने के बाद उसके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उसको विभिन्न तरह की समस्या उत्पन्न होती है। तो उस समस्या का समाधान जो है सामाजिक प्रकरण कार्य के द्वारा किया जा सकता है ना। बालक के इतिहास की बात करें, वो उसके पृष्ठभूमि की बात करें, परिवेश की बात करें, उसके परिवार या मित्र या फिर विद्यालय के साथियों के संबंध के बीच जो छानबीन करके व्यक्तिगत शक्ति या उसके कमजोरियों का जो मूल्यांकन किया जाता है, इसमें यह देखने को मिलता है कि उसको किस प्रकार से, है ना, इस प्रकार की जो गतिविधि है उसको हटा के एक अच्छा गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया जा सके। इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो जो हम लोग काम कर रहे हैं उस काम में उसको सफलता मिल ही जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि व्यक्तिगत परामर्श। व्यक्तिगत परामर्श में क्या होता है कि बाल अपराधियों को उसकी तत्कालिक परिस्थिति से अवगत करा के उसकी समस्याओं के समाधान के लिए उसे प्रशिक्षित किया जाता है। इस तरीके से बालकों के व्यक्तित्व में मूलभूत परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि जो कि व्यक्तिगत परामर्श के अंतर्गत क्या होते हैं कि बाल अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उसको तत्कालिक परिस्थिति में क्या होते हैं उसको अवगत किया जाता है, जिससे क्या हो कि विभिन्न तरह की जो समस्या उसको उत्पन्न हो रही है उस समस्या का निदान किया जा सके। और इसमें क्या होते हैं कि उस तरह के जो बालक होते हैं उसको प्रशिक्षित भी किया जाता है कि आप इस प्रकार की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक बालक का जो व्यक्तित्व होता है उसका जो मूलभूत परिवर्तन होता है करने में क्या होते हैं प्रायः जो है नहीं किया जा सकता है। व्यवसायिक परामर्श। व्यवसायिक परामर्श के अंतर्गत यह देखने को मिलता है कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं कि अपराधियों के जीवन के विकल्पों, नौकरियों के विशेष विवरण या योग्यताओं या और तथा सफल रोजगार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के बारे में जानकारी बढ़ाना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं व्यवसायिक परामर्श के अंतर्गत क्या होते हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर जो है विभिन्न तरह के जीवन के जो विकल्प होते हैं उस विकल्प को बताया जाता है। नौकरी के लिए विशेष तरह का विकल्प बताया जाता है, उसकी योग्यता के आधार पे उसकी जो भी एबिलिटी है उसके अंदर जो भी कौशल है उस कौशल के आधार पे क्या होते हैं कि बच्चे को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे क्या हो सके कि अपने जीवन में अच्छी तरह से अच्छी राहों में जा सके।
तो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको लाइक कर लें, अपने ग्रुप के साथ में शेयर करें और सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन में शो होगा।